नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं वहां पर। अब यूएई में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने उनका स्वागत किया है। गले मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और कुछ ही देर में अहलन मोदी कार्यक्रम भी होगा। हमारे सहयोगी मारिया शकील वहां पर मौजूद हैं एनडीटीवी से। मारिया, जोर शोर की तैयारी है, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं। लोगों में, भारतीय जो वहां पर 38 लाख के करीब हैं, उनमें बहुत जोश है। प्रधानमंत्री पहुंचे और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जी बिल्कुल सही कहा नगमा आपने। और इस तरह से देखिए बहुत सारे स्टेट्स, हिंदुस्तान के लगभग 18 जो राज्य हैं उस वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स इस तरह से महिलाओं ने ऑर्गेनाइज किए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो कल्चरल कमेटी है उनकी मेंबर है। मुझे बताएं कितने दिनों से तैयारी चल रही थी और ये हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्या ज़रूरी था? देखो, वी हैव टू शो दैट हम लोग इंडिया की यूनिटी दिखाना है। हाँ, तो हम लोग ऐसे सब स्टेट को मैक्सिमम जोड़ दिया है। एंड वी आर एक्चुअली डिपिक्टिंग द कंप्लीट स्टेट। दिस इज अ साउथ इंडियन टीम। साउथ इंडियन टीम अराउंड साउथ इंडिया में कितने सारे स्टेट्स रिप्रेजेंट करवा रही हैं आप? केरला, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आवर ट्रेडिशनल मेलम, चंडमेलम इज आल्सो देयर विद अस। तो सब ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हैं और ये लोग कर रही हैं। मैं और लोगों से बात करती हूँ। मुझे ये बताइए, आप कौन सी टीम है? मैं भी केरला में भी है, केरला के भी। ये हमारा केरला का ट्रेडिशनल का प्रोग्राम है। ओके, चंडमेलम पंजाबी वी आर प्लेइंग नाउ। ओके, ये खासियत क्या है? ये कोम्ब, वी से इट इन कोम्ब, that is a name which we are calling it as. Okay, there are different types of instruments which we played for in this event. जैसा मैंने कहा, जो तैयारी चल रही है वो देखने के लायक है। और साफ तौर पे ये ज़रूर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री अपने जो कल्चरल इवेंट है वो 7 बजे ज़रूर शुरू होगा, लेकिन तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। आप देख सकती हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला की महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहन करके डांस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। मैं एक और किसी से बात करके आपको थोड़ा आवाज़ सुनाने की कोशिश करती हूँ नगमा। मुझे बताएं, आप लोग कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केरला स्टेट है। केरला, ये भी केरला, वो भी केरला भी स्टेट है, वो भी केरला स्टेट है। और केरला के तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर रहने वाले। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप कितना साल पहले आई थी अबू धाबी? हम 15 साल हो गए इधर ही है। मेरे को गोल्डन वीज़ा भी है इधर। ऑल राइट, सो गार्गी, नगमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री लगभग पहुँचेंगे 7 बजे के करीब, जो भारत का 8:30 बजेगा। और ये उनका सबसे बड़ा डायस्पोरा इवेंट होगा मिडिल ईस्ट में। और कल है फिर वो कार्यक्रम जो टेम्पल का, जो मंदिर का उद्घाटन है, जो बैप्स टेम्पल है, जिसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं। लेकिन जो कल्चरल प्रोग्राम है और कल्चरल कनेक्ट है वो साफ तौर पे दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी मैसेजिंग है नगमा। प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कोशिश किया है कि जिस भी कंट्री वो जाते हैं वहाँ के जो एनआरआईज हैं उनसे ज़रूर वो बातचीत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बेस्ट एम्बेसडर्स हैं हिंदुस्तान के, जो बाहर में जा कर के इंडिया स्टोरी के बारे में बताते हैं। और आप जैसा हमने बताया कि ये जो ग्रुप है, ये महिलाओं का ग्रुप है जो वहाँ से आई हैं, जो बंगाल से आई हैं। आप लोगों का we are representing Bengal, doing the Dhunuchi Naach. We are very excited, very excited. We want मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है। लोग कितने दिनों से तैयारी कर रही थी? हाँ, नहीं, about 4 weeks। हफ्ते से तैयारी कर रही थी। जी, मोदी जी की जय, मोदी जी। yes, so as you heard, नगमा के प्रोसेशन चल रहा है ये, और उसके बाद वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री स्टेडियम में लगभग 7 बजे आएंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपने दिखाया रंगारंग कार्यक्रम, तस्वीरें, और तमाम राज्य के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हिंदुस्तान के बंगाल, केरल, साउथ के बहुत सारे राज्य। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी 7 बजे जब कार्यक्रम शुरू होगा, तो हम देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। शुक्रिया आपका मारिया। आपने बताया हमें कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं
तो वहां पे जो एनआरआईज होते हैं उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री का ये मानना है कि वो सबसे अच्छे एम्बेसडर्स हमारे देश के हैं इंडिया स्टोरी बताने के लिए। और ये जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके स्वागत की तस्वीरें, जब राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने उनका स्वागत वहां पे किया अबू धाबी में। और आपको बता दें कि इस दफा जो यूएई का उनका दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें सबसे बड़ा या बिग टिकट इवेंट जो है वो मंदिर का उद्घाटन, जो पहली दफा अबू धाबी में बल्कि खाड़ी के इन देशों में एक सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन यहां पर कल किया जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच और प्रशासन के उनके रोकने की ये कुछ तस्वीरें। 5 की बाद में अब बात किसानों की। किसान आंदोलन 2.0 दिल्ली की तरफ कूच कर चुका और अड़ा है कि दिल्ली की सीमा पार करनी है और सरकार प्रशासन अड़ी है कि किसानों को रोका जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाएं बंद हैं। एहतियात के तौर पे धारा 144 लगाई गई है। पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर। लेकिन किसान अपने ट्रैक्टरों में सैकड़ों की तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली कूच शुरू किया और कहना था कि बॉर्डर पे जाके फैसला लेंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां पे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यह है पंजाब हरियाणा की सीमा, अंबाला का ये शंभू बॉर्डर। किसानों ने कहा कि ये यहाँ पर जब पहुंचे थे इन्हें यहाँ पर रोका गया और यहीं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और ये तस्वीरें हैं जहां एक आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में अफरा तफरी हो गई। किसानों ने यह भी कहा कि हम अनाज उगाते हैं लेकिन सरकार हमारे लिए कीलों की फसल उगा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें जब किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं। बहुत लंबे स्ट्रेचेस में इस तरह की जो कीलें हैं वो बिछाई गई हैं, जिन्हें अखबारों में कहा गया है ट्रैक्टर किलर्स, यानी कि इसके बिछाने से यहाँ पर किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनके टायर फट जाएंगे। तो ये खास इंतज़ाम किया गया है कि आगे न बढ़ पाएं किसान जो हैं वो ट्रैक्टर को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों ने ये भी कहा है, इसकी वजह से ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने डाइवर्जन्स हैं, रोड्स के ब्लॉकेड हैं, लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। और ये जैसे शंभू बॉर्डर की तस्वीरें थी जहां पर टीयर गैस छोड़ी गई, उसके आसपास दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं किसान। इस वक्त बताया जा रहा है कि वहां पे अब हालात सामान्य हैं। बैरिकेड्स तोड़े गए, कई जगह रातों रात बैरिकेड्स आम नहीं थे बल्कि सीमेंट के बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए रातों रात, और वहां पर ताकि उसे तोड़ा ना जा सके। आपको ये भी बता दें कि किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकार ने एमएसपी का वादा किया था, उसके 2 साल निकल गए, बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं। वैसे सरकार और किसानों के बीच कल देर रात तक बातचीत भी चली लेकिन बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कहा है कि किसान जन सामान्य का ख्याल रखें, कई मुद्दों पर परामर्श अभी बाकी है। सरकार का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी और दूसरी तरफ किसान भी आगे बातचीत को लेकर तैयार हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की, जगह जगह पर इस तरह की भगदड़ मची, किसानों को रोका जब गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। लेकिन ये हंगामा हो क्यों रहा है? किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, जो अड़े हैं किसान, वो क्यों? इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किसान फिर क्यों कर रहे हैं दिल्ली चलो मार्च। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिन्हें पूरा करने का वादा था लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। तो वो ये है कि किसानों का कहना है कि 13 महीने का समय दिया गया था कि सरकार को कि कानून बने एमएसपी पर। एमएसपी की गारंटी चाहिए थी। एमएसपी की जो कानूनी गारंटी की मांग है उस पर किसान और सरकार में बात अटकी हुई है। सरकार इसकी लीगल गारंटी देने को तैयार नहीं है। एक ये भी मांग है कि लखीमपुर खीरी में
जो इंसिडेंट्स हुए उसमें जब किसान जो मारे गए उन किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा दिया जाए और किसान आंदोलन से जुड़े किसानों के खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस दिए जाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस लेने की मांग है। 2020-21 में किसानों पर जो तमाम मुकदमे हुए थे उसको वापस लेने की मांग है। आपको सुनाते हैं कुछ किसानों की बातें जो तमाम दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनमें से कुछ किसान कह क्या रहे हैं आपको सुनाते हैं। पहले 100 रुपए किलो गोभी बेचते हैं 300 रुपए पीस ਅਸੀਂ 15 रुपए किलो बेचते हैं साड़ी 15 बिकती है सानू दिहाड़ी का हक नहीं मिलता है सानू। यहाँ पे बात पूछना चाहेंगे, हम प्रशासन से बात पूछना चाहेंगे, मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे, क्या ये पंजाब है या पाकिस्तानी है? यहाँ जो लोग बैठे हैं क्या ये आतंकवादी हैं? आप देखिए SRL का खोखा है और चल रहा है, पत्थर जलाए जा रहे हैं किसानों के साथ, ऐसा किया जा रहा है जैसे कि ये देशद्रोही हो, इन्होंने देश में आतंकवाद फसाया हो। 2019-20 वाले एक्सपायर चलाए जा रहे हैं, ये जबर जुल्म है जिन्हां नाल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान है। किसानों का कहना है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन इन्हें रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली ना पहुंचे और दिल्ली की सीमाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है जो शायद मार्च 12 या 15 मार्च तक लागू रहेगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर हैं और रवीश मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। मुकेश, जहां पर आप हैं सिंघू बॉर्डर पे, वहां पर इस वक्त की क्या स्थिति है बताएंगे, जरा दिखाएंगे वहां की तस्वीरें भी। मुकेश आपके पास से फिर मैं रवीश, आप गाजीपुर की भी तस्वीर दिखाइएगा, पर पहले मुकेश आप बताएं। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर जो पुलिस है वो एक्शन मोड में है। हालांकि अभी एक्शन यहाँ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की आशंका है कि जो किसान हैं वो अंबाला से होते हुए पानीपत, करनाल और सोनीपत से सबसे पहले पहुंचेंगे सिंघू बॉर्डर। इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस की तैयारी है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। पुलिस ने इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। जो नाकेबंदी है उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये सिंघू बॉर्डर है, अगर किसान दिल्ली पहुँचते हैं तो सबसे पहले किसानों का दिल्ली पुलिस से सामना यहीं पर होगा, क्योंकि ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है। तो पुलिस ने इन दोनों रास्तों को, जो हाईवे है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे, उसको बंद कर दिया है और सबसे पहले जो लोहे के बैरिकेड्स हैं उनको लगाया है। उसके बाद ये पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आप पीछे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जिसमें कटीले तार हैं, पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट हैं, कंटेनर्स हैं और इसके अलावा जो वाटर कैनन है वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस तरह से पुलिस ने मल्टी लेयर्ड यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। दिल्ली पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से किसानों ने पिछली बार ये कहा था कि जो हिंसा हुई है उसमें दिल्ली पुलिस की गलती है, उस हिंसा में किसानों की कोई भूमिका नहीं है, तो दिल्ली पुलिस ने इस बार तमाम जो ये हाईवे है उसके आसपास जितने भी पोल हैं उन सभी पोल्स पर CCTV कैमरे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवाए हैं, ताकि अगर किसान घुसते हैं तो उनकी सारी एक्टिविटी इन कैमरों में कैद हो और वो आरोप लगा पाए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गलती है। तो यहाँ पर ये सारे इंतजाम हैं। सेक्शन 144 लगा हुआ है पहले से और पुलिस को हिदायत दी गई है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। हालांकि अभी किसान अंबाला में हैं और वहाँ पर लगातार पुलिस से टकराव चल रहा है। अंबाला में अभी तक किसान अंबाला से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन अगर अंबाला से आगे बढ़ते हैं तो अंबाला के बाद जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है और उसके बाद सीधा सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसान पहुंचेंगे दिल्ली में तो सिंघू बॉर्डर पर उनका सामना होगा दिल्ली पुलिस से। और पिछली बार भी जब 6 नवंबर 2020 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक किसानों का आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी जो सबसे बड़ा केंद्र था इस आंदोलन का वो सिंघू बॉर्डर था। सारे बड़े नेता उस आंदोलन के यहीं पर बैठते थे और यहीं पर सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था। किसान यहीं से सीधा लाल किले पहुंचे थे। तो इस बार भी जो किसान हैं वो कोशिश में है कि सिंधु बॉर्डर को क्रॉस करके वो अंदर दिल्ली में दाखिल हों, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ से लेकर मुकरबा चौक, लाल किले, ITO और इंडिया गेट तक कम से कम 5 से 6 जगहों पर मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग की है और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। आप देखें कि पत्थर के कितने बड़े बड़े सेगमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर लेकर इस रास्ते से दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। जी
रोकने के लिए जो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं हमें मुकेश, हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं वहां पर ताकि ट्रैक्टर से आगे ना आ पाए किसान। रवीश, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह की तैयारी है? यहाँ हमने देखा सिंघू बॉर्डर पे एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ कि यहाँ ना पहुंचे। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के पहले अभी कई जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी है, चाहे करनाल, सोनीपत, पानीपत, अभी अंबाला में है किसान। यहाँ गाजीपुर पे स्थिति क्या है? आज देखिए नगमा, गाजीपुर वो जगह है जहां पर पिछली बार हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हजारों किसान हैं उन्होंने यहां पर अपना डेरा डाल दिया था। उनके जो प्रमुख नेता हैं राकेश टिकैत, वो यहां पर मौजूद थे। पिछली बार ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर कंक्रीट का एक दीवार बना दिया गया है और उसके ऊपर में बाड़बंदी कर दी गई है, यानी कटीले जो तार हैं वो लगा दिए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस का नाका है और इसके थोड़ी दूर जो है वो बाद में यूपी पुलिस का भी नाका जो है वो लगाया गया है। तो NH9 पर इस वक्त यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों के नाके यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीली तारों को बिछाया गया है। एक आप देख सकते हैं कि कील जो है वो भी सड़क पर बिछाई गई है और उत्तर प्रदेश का भारी अमला यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की फोर्स भी तैनात है। कोशिश यही है कि NH9 से अगर कोई किसान का जत्था यहाँ पर आए तो उसको तुरंत रोका जाए। अभी कुछ देर पहले जो है वो नरेश टिकैत का एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि वो इस किसान आंदोलन के साथ हैं। तो उस बयान को देखकर गाजियाबाद से तकरीबन 2 से 3 दर्जन किसान अपने अपने गाड़ियों से यहाँ पर पहुंच गए थे। तो उनको तुरंत पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पहले समझाया बुझाया और उसके बाद में हिरासत में ले लिया है। अब नरेश टिकैत ने ये कहा है कि 16 तारीख को जो भारत बंद है, उस भारत बंद के दौरान जो उनका संगठन है वो यहाँ पर गाजीपुर के बॉर्डर पर आएगा। तो देखना है कि आज जब उन्होंने बयान दिया है कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं तो उनका क्या रुख होता है। अगर उनका ये रुख रहता है कि वो गाजीपुर बॉर्डर में आएंगे तब एक भारी चिंता का विषय होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा जो किसान हैं वो इस गाजीपुर बॉर्डर में आ गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं उनको आज दिल्ली जाने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। 12-15 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो यहाँ पर लग गया था और अभी हम फिर देख रहे हैं कि फिर से जो है वो जाम लगना शुरू हुआ है। जो भी दिल्ली से लोग लौट रहे हैं उनको जाम में फंसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसका एक हल जो है वो निकलना चाहिए, तभी लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। जी, लोगों को परेशानी तो यहाँ पर होगी ही, लेकिन अब ये समस्या है कि किसानों का कहना है कि उन्होंने बहुत समय दिया सरकार को, अब जो बातचीत हो रही है वो बेनतीजा रही है। इस बीच एक जानकारी दे दें कि खबर आ रही है, हमारे सहयोगी भेज रहे हैं खबर कि शंभू बॉर्डर पर ही डीएसपी घायल हो गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम उसकी। ये देखिए, ये शंभू बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद एक अफरा तफरी वहाँ मची, उसमें वहाँ पर डीएसपी घायल हुए हैं और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो किसानों का जो दिल्ली कूच है वो आगे बढ़ रहा था जब टीयर गैस के गोले छोड़े गए ड्रोन से और उसके बाद वहां पर काफ़ी अफरा तफरी मची। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसी भगदड़ में यहाँ अंबाला में एक डीएसपी को चोट लगी है, घायल हुए हैं और ज़ख्मी डीएसपी को अस्पताल ले जाया गया है। तो ये तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग तरह की। इस समय इस किसान मार्च से जुड़ी हुई किसी जगह पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कहीं पर अफरा तफरी है, यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं, अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी है, एक डीएसपी घायल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़े हैं, हरवीर सिंह, जो एडिटर हैं रूरल वॉइस के। किसानों का ये दूसरा आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। हरवीर जी, इसकी नौबत क्यों आई और कल जो बातचीत हुई है किसानों और सरकार में वो बेनतीजा रही है? किन मुद्दों पर बात अड़ रही है? एमएसपी का एक इशू है जो उनके बुनियादी इशू है, उसमें वो लीगल गारंटी चाहते हैं और इस समय एक लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आंदोलन आगे ना बढ़े जैसा पहले देखा गया। तो क्या कहाँ रास्ता निकलेगा? लगभग जी आपने ठीक कहा है कि जो सबसे केंद्र बिंदु है मांग का वो एमएसपी की गारंटी है। और अगर आप देखें जो पिछला आंदोलन चला था वो 3 कानूनों के जो केंद्र सरकार लेकर के आई थी उसके खिलाफ आंदोलन उभरा था, लेकिन अल्टीमेटली वो जब सहमति बनी
वो कानून रद्द हुए, सरकार ने समझौता किया, वापस ले लिए कानून, और एमएसपी का जो मुख्य मांग है उसके ऊपर एक समिति बना दी। जो उस वक्त के कृषि सचिव थे, वो रिटायर होने के बाद उस कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया, और वो कमेटी जुलाई में फॉर्म हुई थी। उसकी पहली मीटिंग मेरे याद है कि 22 अगस्त 2022 को पहली मीटिंग उसकी कमेटी की हुई थी। कमेटी की 35-36 मीटिंग अभी तक हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। और ये अगर आप देखें, ये क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था किसानों का, जिसके परिणति के रूप में सरकार ने उनको कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी के ऊपर, और उसके साथ कुछ दूसरी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो भी जोड़ दी गई थी। लेकिन सवाल है कि मामला वही का वही अटका है, और किसान उसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। असल में क्या है कि सरकार 22 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, और उसमें से चुनिंदा जो फसलें हैं उनकी एमएसपी पर खरीद होती है, बाकी का उस तरीके से खरीद नहीं होती। प्राइस सपोर्ट स्कीम में कुछ जगह खरीद होती है, नहीं तो दिक्कत रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, और तमाम सारे अब जो लोग फार्म पॉलिसीज को जानते हैं, समझते हैं, इवन सरकार में भी जो लोग हैं, उनका कहना है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए, किसानों के लिए एमएसपी पेमेंट को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना चाहिए, और उसकी जरूरत है। तो अब कोई रास्ता, किसानों का ये कहना है कि काफ़ी समय दिया गया था, 1 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, शायद 13 महीने की बात करते हैं, जब वो खामोश बैठे थे और उस पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए एक बार फिर से ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब और समय देने को वहाँ तैयार नहीं हो रहे हैं। अब बयान कई आ रहे हैं, राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, धीरे धीरे करके ये आंदोलन बढ़ेगा एक बार फिर। ऐसा लग रहा है अभी अंबाला में है, अंबाला से दिल्ली पहुंचने में अभी दूरी है, क्योंकि कई लेवल पे सिक्योरिटी है हरवीर जी। रास्ते में कई जगह पानीपत, सोनीपत, बहुत सारी जगहों पे, करनाल, तो दिल्ली पहुंचना, लेकिन इस बीच उन पूरे इलाकों में एक अफरा तफरी, अस्त व्यस्त है जनजीवन, और समर्थन कैसा दिख रहा है इनका? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पहला आंदोलन चला तो तब भी जो दिल्ली एनसीआर है वो अस्त व्यस्त हुआ था, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आंदोलन की अगुवाई की थी, ये पंजाब से आने वाले किसानों ने, हरियाणा में उस वक्त भी बैरिकेडिंग हुई थी, उसको तोड़ते हुए वो दिल्ली आए थे। बाकी जो लोग हैं आंदोलन से 1 या 2 दिन बाद जुड़े थे। लेकिन अब ये भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से आंदोलन चला, और आंदोलन करने वाले किसानों ने एक बड़ी उपलब्धि माना 3 कानूनों को निरस्त किए जाने को, उनके हौसले बुलंद है, और इसलिए वो एक तरह से फिर से रीग्रुप हो सकते हैं। कोई भी जो किसान संगठन है वो अपने आप को इस आंदोलन से अलग नहीं रख पाएगा। जो अलग रखेगा वो आरोपों के केंद्र में आ जाएगा, और क्योंकि सबकी मुख्य मांग कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी है, इसलिए अब जैसे 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा के एक घटक ने किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है वो भी शामिल है। तो अब क्या है कि राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं कि हम दिल्ली से दूर नहीं है, किसान हमसे दूर नहीं है, अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पोस्चरिंग है उसको देखिए कि ये पोस्चरिंग इसीलिए हो रही है कि अगर ये किसान कामयाब होते हैं दिल्ली की तरफ आने में, तो बाकी जो हिस्से के किसान है देश के दूसरे हिस्सों के, खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर के किसान संगठन है, वो इनके साथ आकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ ही महीने के बाद जो है लोकसभा के चुनाव है, और ये मौका है कि आप केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपनी मांग को हासिल। अरवीर जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं लोकेशन पर से, शंभू बॉर्डर से शरद हमारे सहयोगी, और शरद शर्मा वहां मौजूद हैं जहां पर ये पूरा एक्शन हुआ। इस समय की स्थिति शंभू बॉर्डर पे क्या है शरद? हमने देखा वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और काफी अफरा तफरी हुई, एक डीएसपी के घायल होने की खबर आई है। इस समय की स्थिति वहां पर क्या है? किसान मार्च पहुंचा कहाँ, वहां से आगे बढ़ पाए हैं वो लोग? देखिए लगभग 12:30 बजे के आसपास मान के चलिए कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़ने शुरू किए थे, और अभी तक ये शंभू बॉर्डर पर ही बड़ी संख्या में यहाँ किसान हैं, सड़क पर भी हैं और दूसरी तरफ खेतों में भी हैं, और दोनों ही तरफ पुलिस जो है पहले सड़क पर आंसू गैस के गोले फेंक रही थी, उसके बाद अब पिछले काफी देर से लगातार खेतों में आंसू गैस के गोले पुलिस फेंक रही है, क्योंकि खेतों में भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हैं,
और वो कहीं ये बैरियर पार ना कर लें। तो इसके लिए लगातार 5 घंटे से मान के चलिए 5 घंटे का समय हो गया है, लगातार ही वो समय बहुत मुश्किल से आया है कि जो हम ये कह सकें कि अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे हैं। अभी तक आपने पूछा कहां तक पहुंचा है, तो अभी तक यहां पर किसानों ने जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी, जो भारी भारी सीमेंट के स्लैब थे, किसानों ने वो तोड़ दिए। एक समय वो भी आ गया था जब जहां पर वो मोटी मोटी नुकीली सरिये हमने दिखाए थे, जो कीले थी मोटी, वहां पर और जहां पर स्लैब लगे हुए थे, पुलिस ने सीमेंट से पक्का कर दिया है। वहां पर बिल्कुल सुरक्षा बलों के साथ में किसान पहुंच गए थे, वो समय भी आया था, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस चलाकर किसानों को पीछे खदेड़ा। मेरे साथ अब तेजवीर सिंह हैं, जो कि किसान नेता हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। अब 5:30 का समय हो गया है, दिन ढल गया है, अब जो जोर आजमाइश चल रही थी अब आज थमेगी? नहीं, ये चलती रहेगी। आप देखिए कंटिन्यू अब भी फायरिंग की तरह चल रहे हैं गोले। और ये देखिए आप, ये रबड़ बुलेट ये चलाई जा रही है किसानों पे। ये देखिए ये एक्सपायरी गोला, लगभग हमारे 20 से 30 नौजवानों के सिर फट चुके हैं, गोलियां लग चुकी हैं, घायल हो चुके हैं, उनका आंख फूट चुकी है, एक लड़के को यहाँ छाती पर आग लग चुकी है। तो ये देश का जवान देश के किसान पर हमला कर रहा है। किसी कॉर्पोरेट का बेटा वहां पे खड़ा है, किसी नेता का बेटा उस तरफ खड़ा है, किसी बड़े कॉर्पोरेट का खड़ा हो। ये देश जवान और किसान को क्यों लड़ा रहे हैं? मोदी जी खुद आ जाते हैं अपनी बीजेपी को लेकर यहाँ पे, वो लड़ लेते। कोई बात नहीं, समय आएगा, हम बताएंगे। पंजाब और हरियाणा के अंदर इनको भी गाँव में आना है। ये गोले और ये रबड़ बुलेट बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन अभी आप आगे जाने की अभी कोशिश करेंगे या आप कल करेंगे? लगातार कोशिश रहेगी, जारी, सारी रात कोशिश रहेगी। हमारा हौसला पूरा बुलंद है, पूरे जज्बे के साथ और पूरे हौसले के साथ दिल्ली कूच होगा। देखिए नगमा जी, संख्या की तो बात ही हाँ देखिए संख्या की तो बात करना ही अब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब नहीं बनता कि एक बार मैं कैमरा अगर घुमा दूं तो यहाँ पर आपको सड़कों पे भी लोग दिखेंगे, साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली दिखेंगी। जो मैं नहीं दिखा सकता वो है कि खेतों में बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहले चर्चा थी पहले के उतने संख्या में शायद किसान नहीं जुटेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन साथ में नहीं हैं। ये उस तरह का आंदोलन शायद ना हो जैसे 2020 में हुआ था, लेकिन यहाँ जितनी बड़ी संख्या में जुट गए हैं, ये माना जा रहा है कि अब उन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ किसान जुटे हुए हैं और पुलिस के लिए यहाँ सुबह से ही एक बहुत मुश्किल काम बना हुआ है कि कैसे यहाँ पर किसानों को रोकें, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ से आगे किसानों को आगे जाने दिया जाए। जी जी, धन्यवाद आपका शरद। आपने दिखाया ये इतनी बड़ी भीड़ वहां पर जमा है, संख्या इस समय गिनना भी मुमकिन नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां जुट गए हैं। और धन्यवाद आपका शरद। जो चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा किसान ना जुटे, कुछ संगठन साथ नहीं है, उतना बड़ा आंदोलन ना हो, लेकिन ये एक सैलाब सा दिखता है इस समय और वो वहाँ शंभू बॉर्डर के पास में है, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन कई जगह पर पुलिस की नाकेबंदी है और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। करनाल हो, सोनीपत, पानीपत, आगे यहाँ पे आके दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे पुलिस भी तैनात है, सीआरपीएफ भी तैनात है। तो ये टकराव जो है वो अभी जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में। उसके बाद दूसरी खबरें, बात महाराष्ट्र के राजनीति की, जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं अशोक चव्हाण। बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण, सूत्रों के मुताबिक कल वो राज्यसभा का पर्चा भर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ही नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवरा के पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का कदम उठाया। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े ही कद्दावर नेता, महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ऐसे अशोकराव जी चव्हाण सर, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी ने उनको पार्टी का प्राइमरी मेंबर, उनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप देकर और उनका ससम्मान
भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। 38 साल कांग्रेस में रहने के बाद आपने बीजेपी अभी 1-on-1 नहीं होगा, आज नहीं, कल दोपहर करते हैं। 38 साल के बाद कल दोपहर को करते हैं। आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहेंगे पहला रिएक्शन, क्यों आपको बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और मुझे लगा कि यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, फ्यूचर है। तो क्या कांग्रेस का फ्यूचर, कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर खत्म हो गया या कांग्रेस पार्टी में आपका फ्यूचर खत्म है? और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रोजगार दो या गिरफ्तार करो के नारे के साथ आज विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने भोपाल में कांग्रेस दफ्तर से कुछ ही दूर उन्हें रोक दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तो प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंच गए और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अबू धाबी से, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद हैं। वहां पे बहुत बड़ी आबादी है भारतीयों की। प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो काफ़ी जोश उत्साह तमाम लोगों में जो जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पे ज़बरदस्त तालियों से, नारे से उनका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं वहाँ पर लोग कह क्या रहे हैं। है कि नारे लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वहां खड़े हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री साइन करते हुए वो जो सब चीज़ें लेकर आए हैं बनाकर प्रधानमंत्री के लिए, जिसमें कोलाज दिख रहा है तस्वीरों का, और बहुत सारे लोग वहां पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं भारत के, जो अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक झलकियाँ भी दिखाएंगे। जब आगे अलजायद स्टेडियम में कार्यक्रम होगा एहलन मोदी का, और उसके पहले ये प्रधानमंत्री जहाँ गए हैं वहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो लगातार हम इन तस्वीरों को और इससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए एनडीटीवी के साथ।